हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी। और आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। सो व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन का मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। मीन्स पानी की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है। किस वजह से? ड्यू टू एडिशन ऑफ सबस्टांसेस, कुछ सबस्टांसेस के ऐड होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल सिल्ट। नाउ व्हाट इज सिल्ट? बेसिकली सिल्ट क्या होता है? सिल्ट होती है मड। मड मीन्स मिट्टी। लेकिन ये कौन सी मिट्टी होती है? जो रनिंग वाटर से आ रही हो और बार बार क्या हो रही हो, जमा हो रही हो। मीन्स रनिंग वाटर आ रहा है, मतलब पानी आ रहा है, वो अपने साथ साथ मिट्टी भी लेकर आ रहा है। तो वो जो मिट्टी जमा होती जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा होते जाएंगे, उसको आप क्या बोलते हो? सिल्ट। कभी कभार ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि रनिंग वाटर से ही सिल्ट बने, कभी कभार स्टैंडिंग वाटर से भी सिल्ट बन सकती है। स्टैंडिंग वाटर भी अपने आसपास मिट्टी जो है वो इकट्ठा करते रहेगा, उससे क्या बन जाता है? सिल्ट। और ये सिल्ट जो है इट इज़ अ कॉज फॉर वाटर पोल्यूशन। फिर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स की एडिशन की वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जैसे हीट, उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो सकता है। कैसे? अगर सपोज हीट है, हीट से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का, तो एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो मर जाएंगे। तो उस वजह से वाटर की क्वालिटी जो है वो अनफिट हो जाएगी फॉर एक्वाटिक एनिमल की कंजप्शन के लिए। तो कुछ फैक्टर्स जैसे हीट, ये भी क्या कॉज करते हैं? वाटर पोल्यूशन। और इन सब चीज़ों से क्या होता है? वाटर हमारे लिए क्या बन जाता है? एक हेल्थ हैजार्ड। मीन्स जो ये वाटर है ये हमारी हेल्थ के लिए एक खतरा बन जाता है और इट बिकम्स अनफिट। अनफिट किसके लिए? फॉर ह्यूमन एंड एनिमल यूज। ठीक है। अब इसमें आते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। जैसे हमने भी बात की कि पानी की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है ड्यू टू एडिशन ऑफ सम सबस्टांसेस। तो वो कौन से सबस्टांसेस हैं? उनको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। तो ये कौन से सबस्टांसेस हैं जो वाटर पोल्यूशन करेंगे? अब इन वाटर पोल्यूटेंट्स की 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है। पोल्यूटेंट्स की 3 कैटेगरीज हैं। एक आती है बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट, केमिकल वाटर पोल्यूटेंट एंड फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट। तो जैसे बायोलॉजिकल में फॉर एग्जांपल कुछ वायरसेस, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ, एल्गीज, ये कुछ पैथोजेंस है। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? पैथोजेंस। तो इसमें जैसे कौन आते हैं? वायरसेस आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, प्रोटोजोआ आ जाएंगे, कुछ हेलमिन्थ्स आ जाएंगे, एल्गीज, जो क्या करेंगे? पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएंगी? डिजीजेस हो जाएंगी। देन केमिकल वाटर पोल्यूटेंट्स, इसमें जैसे कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक बायोसाइड्स जैसे DDT, BHCs, ठीक है, जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, वो भी पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स या मेटल्स आप बोल सकते हो, जैसे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, निकल, मर्करी, ये भी पानी की क्वालिटी को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। ठीक है। फिर कुछ फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स हैं जैसे हॉट वाटर और ऑयल स्पिल्स, ये भी क्या करते हैं? पानी की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं एंड अल्टीमेटली कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के 2 टाइप्स हैं। एक है नेचुरल वाटर पोल्यूशन, एक है एंथ्रोपोजेनिक वाटर पोल्यूशन। सो व्हाट इज नेचुरल वाटर पोल्यूशन? नेचुरल वाटर पोल्यूशन किससे होगा? नेचुरल प्रोसेसेस से, जैसे कि सॉइल इरोजन। ठीक है। जैसे सॉइल इरोजन होगा नेचुरली जो हो रहा है, जैसे सॉइल इरोजन है, या एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक मैटर का डीके हो रहा है, वो डिग्रेड हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा पानी में ऐड होता रहेगा, जिससे कि पानी की क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी। अब लीचिंग क्या होता है कि जब सॉइल से आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स? एसेंशियल वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से जो है वो लॉस होते जाएंगे, लॉस ऑफ एसेंशियल वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। तो जब वो न्यूट्रिएंट्स पानी में मिक्स होते जाएंगे तो वो अल्टीमेटली पानी की क्वालिटी को क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। तो लीचिंग भी एक प्रोसेस है जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो नेचुरली कॉज करते हैं वाटर पोल्यूशन। फिर सेकेंड आता है एंथ्रोपोजेनिक वाटर पोल्यूशन, मीन्स मैन मेड। मीन इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है? मैन की, ह्यूमन की। ठीक है। तो इसमें ये किस वजह से होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के एफिल्यूएंट्स, जो भी इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट निकलता है,
कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ का जो आउटलेट होता है वेस्ट का वो डायरेक्टली पानी के साथ कनेक्टेड होता है, रिवर्स के साथ। तो जो भी उसका एफिल्यूएंट निकलेगा वो सीधा किस में चला जाता है, पानी के अंदर, तो अल्टीमेटली कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। फिर जैसे डोमेस्टिक सीवेज है, ठीक है, जो घर का गंद होता है, घर के जानवरों का गंद या घर का जो गंद होता है वो भी कुछ लोग पानी में बहा देते हैं या पानी में फेंक देते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। जैसे डिटर्जेंट्स, इससे वाटर पोल्यूशन होता है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, तो ये सब कुछ आ गए आपके एंथ्रोपोजेनिक वाटर पोल्यूशन जो कॉज करते हैं, मींस मैन मेड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इसमें कुछ कॉजेज लिखे हैं मैंने। फर्स्ट कॉज इज डोमेस्टिक सीवेज, ठीक है। नंबर सेकंड इज इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स। थर्ड इज थर्मल पोल्यूशन, ये बेसिकली हीट, इसमें हीट का कॉन्सेप्ट है, बट इसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको थर्मल पोल्यूशन की कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है। देन एग्रीकल्चरल फील्ड से जो रन ऑफ निकलेगा, जो भी वेस्ट निकलेगा वो, ऑयल पोल्यूशन, जो ऑयल की वजह से पानी की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है वो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यूट्रोफिकेशन। तो दीज आर सम कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, सो अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहला कॉज इज डोमेस्टिक सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, ह्यूमन फीसेस, मींस जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा, वो इंक्लूड होता है। देन यूरिन इंक्लूड होता है डोमेस्टिक सीवेज में। और जो घरों में हम पानी यूज़ करते हैं, जो बचा कुचा डर्टी वाटर होता है, जैसे जो पानी यूज़ करके जो पानी बच जाता है, गंदा पानी, वो भी डोमेस्टिक सीवेज में इंक्लूड होगा। और डोमेस्टिक सीवेज में मोस्टली क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ऑल्दो वो बायोडिग्रेडेबल है लेकिन वो स्टिल क्या कॉज करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। अब ये जो सीवेज है ये कहाँ रिलीज होता है, रिवर्स में। अब ये मोस्टली उन रिवर्स में रिलीज होता है जिसके आसपास बहुत सारी सिटीज़ होंगी, मींस जो जिन रिवर्स के बैंक्स के आसपास बहुत ज़्यादा सिटीज़ होती हैं उन रिवर्स में ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उन घरों से डायरेक्टली वो जो सीवेज है वो कहाँ रिलीज़ हो जाता है, रिवर्स में। तो उन रिवर्स में वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मुंबई सिटी हो गई, जैसे ये सिटीज़ होती है जिनके आसपास रिवर्स हो और उनके बैंक्स पे बहुत सारे घर वगैरह हों, सिटीज़ वगैरह हों, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, कभी भी अगर आपको सीवेज पोल्यूशन का पता करना हो, लाइक कभी हमें ये देखना हो कि सीवेज पोल्यूशन की, मतलब किसी जगह सीवेज पोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप किसको फाइंड आउट करोगे, ई कोलाई को, इशरिया कोलाई। ई कोलाई का जो अमाउंट है, अगर ई कोलाई का अमाउंट पानी में ज़्यादा होता है, लाइक ई कोलाई का अमाउंट जो है वो ज़्यादा इंडिकेट हुआ, तो उससे आपको पता चलेगा कि पानी में कौन सा पोल्यूशन हो रहा है, सीवेज पोल्यूशन। हाई अमाउंट ऑफ ई कोलाई इन वाटर इज द इंडिकेटर ऑफ सीवेज पोल्यूशन, मीन्स जो पानी में पोल्यूशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सीवेज की वजह से हो रहा है। वो कैसे पता चला, क्योंकि ई कोलाई का जो अमाउंट था वो क्या था, हाई था, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स। तो इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स में क्या क्या आ जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज से क्या क्या रिलीज होते हैं, हैवी मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, जिंक, जैसे डिटर्जेंट्स, पेट्रोलियम, एसिड्स, फिनोल्स, कार्बोनेट्स, क्लोरीन के सबस्टांसेस, जो भी इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं डायरेक्टली इनटू द रिवर या डायरेक्टली इनटू द वाटर सोर्स, तो उनकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। नंबर थर्ड इज थर्मल पोल्यूशन। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, हॉट एफिल्यूएंट्स एंड हॉट वाटर, मीन्स जो थर्मल रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, ये थर्मल प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनका टेम्परेचर क्या हो, बहुत हाई होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं जो हॉट है, मीन्स जो बहुत ज़्यादा गर्म है, या ऐसा पानी रिलीज़ हो रहा है जो बहुत ज़्यादा गर्म है और वो डायरेक्टली रिवर्स में जा रहा है, डायरेक्टली वाटर सोर्स में जा रहा है इंडस्ट्रीज से। उसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाता है, मीन्स जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है, इससे जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गर्म पानी होता है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। जो नॉर्मल पानी में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, वार्म वाटर में ऑक्सीजन जो है उस कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा सा कम होता है।
इसकी वजह से क्या होगा, अगर यही गर्म पानी नॉर्मल रिवर्स में रिलीज़ होता गया, उससे ऑर्गेनिक लोडिंग होगी, मीन्स वहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो पानी में अगर ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, मीन्स साइनोबैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है, अगर साइनोबैक्टीरिया होगा तो ऑर्गेनिक लोडिंग की वजह से या गर्म पानी की वजह से वो ब्लू ग्रीन एल्गी किससे रिप्लेस हो जाएगी, ग्रीन एल्गी से। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी क्या करेगी, ऑब्वियसली पोल्यूशन कॉज करती है वो। दूसरा, रिप्रोडक्शन फेलियर, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं पानी के अंदर, उनका जो रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर पोल्यूशन। जैसे रिप्रोडक्शन फेलियर किस में, जैसे ट्राउट में या सैल्मन फिश है, इनमें रिप्रोडक्शन फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर तो थर्मल पोल्यूशन ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, देन आता है रन ऑफ फ्रॉम फील्ड्स, जो एग्रीकल्चरल फील्ड से रन ऑफ है, मीन्स जो एग्रीकल्चर फील्ड से वेस्ट निकलता है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। जैसे पहला है एनिमल वेस्ट, तो जो एग्रीकल्चरल फील्ड में एनिमल वेस्ट होता है जैसे काउ डंग वगैरह, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। फिर एग्रीकल्चर फील्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, और एग्रीकल्चर फील्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स। तो ये कुछ 3 कैटेगरीज हैं जो आपको फील्ड से एज रन ऑफ मिलेगा इन वाटर, तो इनसे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन। अब इसमें एक पॉइंट है कि एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चरल सीवेज से एक पोल्यूशन होता है, दैट इज़ फॉस्फेट पोल्यूशन, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स अगर पानी में रिलीज़ होने लगे तो उससे पानी में कौन सा पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, फॉस्फेट पोल्यूशन। ठीक है, तो फॉस्फेट पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज। ठीक है, देन आता है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही हो, हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है, तो जैसे लिक्विड रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो जैसे कोई सी है, अगर सी के आसपास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हों या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने हों, तो उन न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्या रिलीज़ होगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट होगा। और अगर वो लिक्विड की फॉर्म में हुआ तो वो किस में रिलीज़ हो जाएगा, सी में रिलीज़ हो जाएगा। तो जो सी में या ओशंस में रिलीज़ होगा, तो आपको पता है कि वाटर की क्या होती है, करंट्स, मीन्स लहरें। तो वाटर करंट्स जो है वो उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को हर जगह क्या करेंगी, कैरी करेंगी, जिससे कि पूरे पानी में क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे उनके लिए हार्मफुल होगा बहुत ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन होगा। देन आता है ऑयल पोल्यूशन। अब ये ऑयल पोल्यूशन कैसे होगा, मीन्स पानी में क्या रिलीज़ हो रहा है, ऑयल। ठीक है, तो ये ऑयल पोल्यूशन कैसे हो रहा है, जैसे शिप के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कभार शिप के एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, या जैसे सपोज़ जहाँ पे शिप मतलब रखी जाती है, जहाँ पे शिप रखी जाती है वहाँ पे कभी कभार तेल को लोड कर रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं, डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ ऑयल की क्वांटिटी पानी में भी चली जाती है वो। या फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफशोर अगर ऑयल की प्रोडक्शन हो रही हो, लाइक अगर सपोज़ हार्बर में नहीं, पानी के आसपास कहीं पे ऑयल प्लांट है, तो वहाँ से जो ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा पानी में रिलीज़ होता रहेगा, उससे ऑयल पोल्यूशन हो सकता है। या जैसे ऑयल की रिफाइनरीज बनी होती हैं, उससे भी ऑयल जो है वो रिलीज़ होता है पानी में, तो उससे क्या हो सकता है, वाटर में ऑयल पोल्यूशन। ठीक है, ओके क्लास, तो अब हमारा नेक्स्ट कॉज है यूट्रोफिकेशन। सो व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन क्या होता है, नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ अ लेक। एक लेक का एजिंग प्रोसेस होना नेचुरली। सो व्हाट इज बेसिकली एजिंग? एजिंग बोलते हैं बुढ़ापे को। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेक के लिए ये वर्ड यूज क्यों किया गया है? इट मीन्स कि लेक जो है वो धीरे धीरे करके लैंड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ अ लेक मीन्स कि लेक जो है वो धीरे धीरे लैंड में कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। मीन्स पानी में या लेक में इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी हो गई है कि लेक जो है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रही है, लैंड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हुई कैसे? इट इज़ ब्रॉट डाउन बाय रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मीन्स रन ऑफ मीन्स जो
बहते बहते आए हैं, ठीक है। रन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एनिमल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज फ्रॉम लैंड। मीन्स जो पानी के साथ साथ एनिमल वेस्ट आ रहा है, फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, या जो लैंड का सीवेज है, डोमेस्टिक सीवेज हो या जो मर्जी सीवेज हो, जो लैंड से सीवेज आ रहा है लेक के अंदर, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी एनरिचमेंट की वजह से जो लेक है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लैंड में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स लेक का एजिंग प्रोसेस शुरू हो गया है, लेक धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इस यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस कैसे है वो देखते हैं। अब जो वेस्ट मटेरियल हम पानी में फेंकते हैं, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल पानी में फेंका जाता है उनमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स। जो पानी में प्लांट्स होते हैं वो उस वेस्ट मटेरियल के अंदर न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। अब आपको पता है कि प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं उनकी ग्रोथ के लिए, तो अल्टीमेटली जो प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया उसकी वजह से उनकी ग्रोथ क्या हो गई, हाई, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई, बिकम्स वेरी हाई, ठीक है। अब इस हाई ग्रोथ होने की वजह से क्या हो रहा है, एल्गी भी ग्रो कर रही है, एल्गी की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो रही है। और जब एल्गी की ग्रोथ इंक्रीज होते जा रही है इसका मतलब है एल्गी जो है उस लेक का बहुत बड़ा सरफेस कवर कर लेगी और क्या बना देगी, एल्गल ब्लूम्स। मीन्स जैसे अगर लेक है, अगर एल्गी इस साइड है तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से वो यहाँ ये वाला एरिया भी कवर कर लेगी और क्या बना देगी, एल्गल ब्लूम। वो ऐसा लगता है किसी ने कारपेट बिछा दिया होता है लेक पे ग्रीन कलर का, ठीक है। अब ये एल्गल ब्लूम जो है ये क्या करता है, इसने पूरे वाटर सरफेस को कवर कर देना होता है। इट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो पानी के अंदर नहीं आ पाती, ठीक है। द एल्गल ब्लूम covers the entire surface of water and thus prevents any sunlight to penetrate the water column. Means जो algal bloom है, मतलब मीन्स एल्गी की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है कि उसकी वजह से जो एल्गल ब्लूम बना, उस एल्गल ब्लूम ने पानी के पूरे सरफेस को कवर कर दिया और सनलाइट को पेनिट्रेट होने ही नहीं दे रही है पानी में। जब सनलाइट ही पानी में नहीं आएगी तो जो पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी उसकी प्रिवेंशन हो जाएगी। मीन्स जो पानी के अंदर प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सनलाइट ही नहीं आ रही, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और साथ ही में सनलाइट के ना आने की वजह से जो एरिएशन मीन्स जो सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता रहता था, लाइक पानी से बाहर से पानी में, वो भी रुक जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफ़र अकरिंग थ्रू सरफेस एरिएशन, ठीक है। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी गिर गया है, इसकी वजह से वाटर जो है बिकम्स कम्प्लीटली डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन। पानी में जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो टोटली क्या हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिश और प्लांट लाइफ है उन्हें सफ़र करना पड़ता है, दे बिगिन टू डाई, ठीक है, वो मरने शुरू हो जाते हैं। अब अगर सपोज फिश और प्लांट्स मर गए तो जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होता है पानी के अंदर वो क्या करेगा, उससे इनको डिकम्पोज तो करना पड़ेगा ना, इनकी डेड बॉडीज़ को तो डिकम्पोज करना पड़ेगा। वो जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है पानी के अंदर बचा कुचा ऑक्सीजन भी वो यूटिलाइज कर लेता है टू ब्रेक डाउन दी डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो लेक के अंदर जो बचा कुचा ऑक्सीजन है उसे भी यूटिलाइज कर लेता है ताकि वो इस डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसका ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। अब जब बचा कुचा ऑक्सीजन भी यूज़ हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ ऑफ अदर एक्वाटिक लाइफ। जो उस पानी के अंदर दूसरी एक्वाटिक लाइफ है, लाइक और भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जू प्लैंक्टॉन्स हैं, और भी जो चीज़ें और भी जानवर जो पानी में रहते हैं उनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जब पानी के अंदर सबकी डेथ हो गई तो धीरे धीरे क्या जमा होने शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिएंट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, न्यूट्रिएंट जमा होने शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन भी नहीं है तो लेक धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी, लैंड में, क्योंकि लेक का एरिया धीरे धीरे घटता जाएगा। न्यूट्रिएंट जितना बढ़ता रहेगा, प्लांट्स बढ़ते रहेंगे,
प्लांट्स बढ़ते रहेंगे, मीन्स जो लेक के आसपास प्लांट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, लेक का एरिया धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली लेक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैंड में. सो दिस इज यूट्रोफिकेशन एंड दिस इज द इफेक्ट, इट लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ. ठीक है, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है दैट इज कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. अब एक्सेलरेटेड वर्ड का मतलब यू नो विच इज़ इन वेरी हाई स्पीड, जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में हो. ठीक है, अब होता क्या है, देखिए यूट्रोफिकेशन को एटलीस्ट लगते हैं लाइक 1000 ईयर्स या बहुत टाइम लगता है. नेचुरली एक लेक को लैंड में कन्वर्ट होने के लिए बहुत टाइम लगता है, अगर वो नेचुरली हो रहा हो तो इट टेक्स 1000 ईयर्स. लेकिन जो आजकल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से जो हाई स्पीड में डंपिंग हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, मींस हाई स्पीड में डंपिंग हो रही है न्यूट्रिएंट रिच और थर्मल वेस्ट की, किसमें, पानी में, उसकी वजह से बहुत सारी लेक्स ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. ठीक है, मींस बहुत सारी लेक्स की क्या हो चुकी है, यूट्रोफिकेशन. जिसको होने में इतने साल लगते थे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और जो ह्यूमन एक्सेलरेटेड डंपिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वेस्ट फेंक रहा है पानी में, उसकी वजह से काफ़ी लेक्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है. इसी को आप क्या बोलते हो, कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. और इसमें प्राइम कंटामिनेंट्स कौन से होते हैं, जो इस वेस्ट में प्राइम कंटामिनेंट्स होते हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स. ठीक है, so this is eutrophication and this is effect of eutrophication that it leads to death of aquatic life and this is accelerated eutrophication.